Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5124 कलियुग विक्रम संवत 2079 फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 5 मार्च 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कैप्टन मोदी गेंदबाजों पर भरोसा करते हैं, रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री जयशंकर। काशी में होली का शुभारंभ। मैरियन बायोटेक के 3 अधिकारी गिरफ्तार, दूषित कफ सिरप केस। मानव का 23,000 साल पुराना जीनोम मिला तथा बिल गेट्स ने लगाया खिचड़ी में तड़का। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना क्रिकेट टीम के कप्तान से करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह अपने गेंदबाजों से विकेट लेने की अपेक्षा करते हुए उन्हें अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी देते हैं। जयशंकर ने कहा कि उनमें मुश्किल फैसले करने का मादा है और ये सब दिखा जब भारत ने कोविड के प्रकोप के बाद लॉकडाउन लगाने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये तब भी दिखा था जब टीके के उत्पादन को बढ़ाया गया, टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया और इन देशों की मदद की गई जिन्हें टीके की जरूरत थी। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में एक सत्र के दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कप्तान मोदी के साथ नेट पर काफ़ी अभ्यास करना होता है। अभ्यास सुबह 6 बजे शुरू होता है और देर रात तक जारी रहता है। वाराणसी। काशी में रंग भरी एकादशी पर होली की शुरुआत हो गई है। रंगोत्सव का अनूठा संगम वाराणसी की छवि को और मनोहारी बना रहा है। इस पर्व पर देवों के देव महादेव अपनी अर्धांगिनी का गाना कराने के लिए गाजे बाजे के साथ निकल गए। महाशिवरात्रि पर शंकर जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ है और उनका गाना रंग भरी एकादशी पर होता है। इसलिए काशी की सड़कों पर रंग गुलाल उड़ता नजर आ रहा है। काशी की अनूठी, अद्भुत और विश्वविख्यात शमशान की चिता भस्म की होली के दौरान हरिश्चंद्र शमशान में चिता भस्म होली खेली जाती है। नोएडा के सेक्टर 67 में मैरियन बायोटेक लिमिटेड कंपनी में निर्मित कफ सिरप डॉक 1 मैक्स पीने से कुछ दिन पहले उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई। मौत के मामले में पुलिस ने दवा कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि केस दर्ज होने की भनक लगते ही दवा कंपनी के मालिक दंपति फरार हो गए। उज्बेकिस्तान सरकार की सूचना के आधार पर WOH ने भारत सरकार को इस मामले में चिताया था। खबरों के अनुसार उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से हुई मौत के मामले में नोएडा स्थित दवा कंपनी के 3 अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी शुक्रवार को दर्ज हुई FIR के बाद हुई। दिसंबर के महीने में उज्बेकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय कफ सिरप से उसके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई। बर्लिन। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने एक व्यक्ति का 23,000 साल पुराना जीनोम डेटा बरामद किया है। माना जा रहा है कि व्यक्ति आखिरी हिमयुग के चरम पर संभवतः यूरोप के सबसे गर्म स्थान पर रहता था। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सबसे पुराना मानव जीनोम दक्षिण स्पेन के कुएवा डेल मलाल मुएर्जो से बरामद हुआ है। इसके अलावा देश के कुएवा डी अल्डेल्स सहित अन्य स्थानों से प्राचीन किसानों का 7,000 से 5,000 साल पुराना जीनोम मिला है। वैज्ञानिकों ने दक्षिण स्पेन के आंदालुसिया में
स्थित कई पुरातात्विक स्थलों से बरामद प्राचीन मानव डीएनए का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि स्पेन के दक्षिणी हिस्से से बरामद सबसे पुराना मानव जीनोम यूरोप के आनुवंशिक इतिहास में रहस्य की एक कड़ी जोड़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 283 केस मिलने के बाद संक्रमण के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 2,525 हो गए हैं। गौरतलब है देश में कोविड-19 से अब तक कुल 5,30,772 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वालों का आंकड़ा 4,41,53,865 है। वाणिज्य समाचारों में इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 56,720 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 81 रुपये 71 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपये 29 पैसे। मुंबई वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी कोषों की ताजा लिवाली के चलते शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 272 अंक से ज्यादा का उछाल आया। 30 शेयरों वाला आधारित सेंसेक्स 899 अंक या 1.53% की तेजी के साथ 59,808 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 272 अंक यानी 1.57% बढ़कर 17,594 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के अदानी समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने के बाद शुक्रवार को समूह की अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर और अदानी पावर के शेयरों में अपर सर्किट लग गया। इसके अलावा अदानी टोटल गैस समेत समूह की कुछ अन्य कंपनियों के शेयरों में भी तेजी रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स उनके साथ खिचड़ी में तड़का लगाते दिख रहे हैं। स्मृति ने लिखा, भारत के सुपर फूड और उसके पोषक तत्वों को जानते हुए जब बिल गेट्स ने खिचड़ी में तड़का लगाया। बिल गेट्स G20 को लेकर भारत में आए हुए हैं। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सब श्रोताओं को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। आज स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिंह, यतीन्द्र गुप्ता, नंदनी नरवानिया। चलिए ठीक है, आज हम सभी श्रोताओं को इस अच्छे से दिन में हम वेलकम करते हैं। अच्छा दिन तो है, लेकिन सुना है कि पारा काफी ऊपर जाने वाला है। देखिए, अगर सर्दी के बाद में गर्मी आती तो उसको हम वेलकम करते हैं प्रदीप जी। अभी थोड़ा सा मेजरेबल हो रहा था, इसलिए ये दिन अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दिन है और हम इसे अच्छा और मानते हैं क्योंकि होली का पर्व शुरू हो गया है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, वाराणसी में क्या होता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का ब्याह हुआ था और उनका गाना 2-3 दिन पहले हो गया है, तभी से होली का पर्व आरंभ हो चुका है। गाना बाद में होता है कि पहले होता है? थोड़ा आपने कंफ्यूज कर दिया। गाना बीवी को शादी के बाद घर ले आने के लिए होता है। शादी के बाद ना? शादी के बाद। तो आप शादी के पहले कैसे कर रहे हो? शादी हो गई थी ना पहले। हाँ, तो शादी के बाद में शिवरात्रि के दिन शादी हुई थी। हाँ, फिर अब गोना हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ठीक है, आप सभी लोगों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 तारीख को होली जलाई जाएगी, होलिका दहन है। 8 तारीख को होली मनाई जाएगी। तो बड़ी खुशी से आप लोग मनाइए, हमारे साथ भी मनाइए। और यतीन्द्र जी, उसी खुशी में हम होली क्रूज करने जा रहे हैं जी। ये होली को तो हमारे सारे श्रोता लोग हमने पहले भी एक बार अनाउंस करा था, तो अभी सब डेट वगैरह फाइनल हो चुकी है। आज हम वो सब शेयर करने वाले हैं, तो उसकी उसी से शुरू क्यों ना कर लेते हैं प्रदीप जी। तो तारीख क्या है उसकी? 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को 1:30 बजे से 5:30 बजे तक है। इसके लिए आपको 1 बजे पहुंचना है, क्योंकि उस पर चढ़ने में भी टाइम लगेगा। और ख़ास बात यह है कि ये सर्कुलर की से शुरू हुआ।
इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन से आइए और वहीं पर वार्फ नंबर 6 पर आकर उस पर चढ़ जाइए। जी, और आपने कहा होली का भी कुछ चक्कर होगा, तो फिर उसमें हम थोड़ा बहुत तो अपना वो करेंगे, होली की धूमधाम करेंगे वहाँ पे कुछ। बिल्कुल करेंगे, हमारा डीजे होगा और क्या, ये खाना भी होगा और खाना गरम गरम होगा, और विश्व का सबसे सुंदर व्यू हार्बर का व्यू होगा, ओपेरा हाउस होगा। और तो हम श्रोताओं थोड़ी देर में बताएंगे कि खाने में क्या होने वाला है, और क्योंकि क्रूज पे गरम खाना ऐसा मिलना मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और हमारे कई एक्सपर्ट हैं इस मामले में जो कि इसका ऑर्गेनाइज कर रहे जी। हैं। और साथ में ये है, खुशी की बात ये है कि हम इसी खुशी में आपको 2 टिकट देने वाले हैं उसी क्रूज के, जी एक पहेली के माध्यम से। जी ऐसा है, हम अभी आज का विचार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको भजन सुनाएंगे जिसका आपका मन शांत हो जाए और आप उस पहेली का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकें। जी पहेली होगी, हम एक गीत सुनाएंगे, गीत के बारे में हम आपसे पूछेंगे और हम जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे उनमें से एक तो वो अप्लाई एक तो हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर कर सकते हैं, और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर दे सकता हूँ 0421-590-791। इस पर फ़ोन करके उस पर मैसेज भी डाल सकते हैं जो सही आंसर है। नंबर दीजिए। 0421-590-791। इस पर आप हमें उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। आज का विचार सुनते हैं। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। क्या बात है, शुद्धि से इसके शुरू। साथ हम एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं
जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो दोस्तों, होली का समा बंधा हुआ है। आपको हम एक होली का गीत सुनाने जा रहे हैं इसके बाद, और आपको बताना है कि इस गीत को किसने लिखा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध होली का गीत है। और इसके पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम आपको थोड़ी सी रूपरेखा और बता देते हैं। हमारे साथ नंदिनी जी जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी, आप क्या क्या लाए हैं हमारे लिए? हेलो प्रदीप अंकल, मैं आज जैसे 2 इशू लाई हूँ। पहला इशू है जो करंटली अभी रेफरेंडम होने वाला है टू रेज फर्स्ट नेशन पीपल वॉइसेस के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। और सेकंड इशू है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज के बारे में मैं थोड़ी इंसाइट देनी चाहूँगी, तो कि मुझे लगता है जो हमारी इंडियन कम्युनिटी में उसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है। अवेयरनेस तो कम है, और आप ये अवेयरनेस जागरण करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हम आपसे और भी बात करते रहेंगे। वैसे तो आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन आपके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी हासिल करेंगे, और साथ साथ आपका इस इश्यूज़ में क्या व्यू है और लोगों का क्या व्यू है, उसके बारे में आपसे बातचीत होती रहेगी।
तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं वही प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर होली का सुंदर सा गीत, बहुत ही मधुर गीत है। उस गीत को किसने लिखा है आपको ये बताना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या हमारे फ़ोन नंबर पर जो यतीन्द्र गुप्ता ने बताया था। यतीन्द्र जी, फ़ोन नंबर एक बार फिर से 0421-590-791। जीतने वाले को हमारा जो क्रूज़ 2 अप्रैल को होने जा रहा है उन्हें 2 टिकट दिए जाएंगे और हम आपसे आगे बात करते रहेंगे। और सुनिए ये मधुर गीत। छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे। दोस्तों, यही गीत है जिसके बारे में आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है। इससे आपको 2 टिकट जीतने का चांस मिलेगा हमारे क्रूज़ का। रहने दो ये बहाना क्या करेगा जमाना ओ तुम हो कितनी भोली खेलेंगे हम होली आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली। है एक चिंगारी भर के ये पिचकारी ओ आई मस्तों की टोली खेलेंगे हम होली आज न छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली।
kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गाना आप सुन रहे थे इसके बारे में आपको बताना है इसकी लिरिक्स किसने लिखी हैं, लिरिक्स किसने लिखा ना है, कि किसने गाया है। हाँ ना कि किसने गाया है। ये वैसे हम बता दें आपको ये कटी पतंग फिल्म का है गीत और इसे किशोर कुमार ने गाया है, म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने, लेकिन इसे किसने लिखा है ये आपको वो जरूरी बात है। लिरिक्स इसकी किसने लिखी है। तो श्रोताओ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं या आप मुझे सीधा भी भेज सकते हैं अपना आंसर 0421590791। तो ऐसा है हम लोग क्लैरिफाई कर दें थोड़ा सा, जो हम 2 टिकट देने वाले हैं वो 2 लोगों को एक टिकट दिया जाएगा। एक टिकट का मूल्य एक लोग को एक टिकट से 2 लोग तो लड़ाई हो जाएगी। 2 लोगों को एक टिकट दिया एक हाँ फिर ठीक है एक टिकट हाँ, वरना फिर आधे में कहाँ उतारेंगे उनको। अच्छा उसकी जो वैल्यू है जी वो $69 है। हाँ तो लगभग $70। वैल्यू तो कुछ नहीं है इसकी, वैल्यू तो प्रदीप जी बहुत ज़्यादा है। हम केवल एक फंड रिकवर कर रहे हैं जिसको कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं से मिलें, वो हमसे मिलें, हम उनसे मिलें, उनके विचार जानें और उनकी हमारे से अपेक्षाएं क्या क्या हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हम प्रायोरिटी देंगे ऐसे लोगों की जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जिनको हिंदी अच्छी बोलनी आती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इसमें जो ग्रुप है, हमारा ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो, इसमें थोड़ा सा यंग ब्लड आए जिससे कि हमारा जो कार्यक्रम है और वाइब्रेंट हो सके। तो आप हमसे जोड़िए। साथ साथ में जैसे आपने बोला है होली का आनंद और गरम खाने की जो है ना, तो मेन्यू हम अगले प्रोग्रामों के लिए भी सस्पेंस रखना चाहते हैं थोड़ा सा। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी आप क्रूज़ करिए जिसकी आज की डेट पे $150-200 वैल्यू होती है कि जो चार्ज, वैल्यू नहीं बोलूँगा, चार्ज करते हैं। ये 4 घंटे का क्रूज़ है और गरम खाना है, गरम इंडियन खाना मिले तो मैं समझता हूँ उसकी तो जो वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। और हाँ व्यू हो हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस का, तो लंच टाइम में आपको खाना पहुँचे, खाना मिले गरम गरम, तो वो हम करने वाले हैं श्रोताओं। और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी बुक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम नंदिनी जी से पूछना चाहेंगे कि नंदिनी जी आपसे जो आपने पहला टॉपिक जो रखा उसके बारे में पहले हमारे श्रोताओं को बताइए और फिर हम उसके बारे में एक विस्तृत बात करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। मैं नंदिनी नरवानिया हूँ, यूटीएस में एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इसलिए एक इशू रेज हुई है आजकल जिसको बहुत अटेंशन मिल रही है। वो है कि एक रेफरेंडम होएगा 2023 में जहाँ पर फर्स्ट नेशंस पीपल के लिए वॉइस रिकॉग्नाइज होएगी। तो उसके बारे में मैं एक इशू रेज करना चाहूँगी कि एक एडवाइजरी ग्रुप बनाने में कितना इफेक्टिव होएगा हमारे टॉरस स्ट्रेट एब्रिजिनल आइलैंडर पीपल के लिए। तो इसकी मैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। तो कि ये इशू अभी रिसेंट नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, जब से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आई थी। तो एक बहुत फेमस केस हुआ था, माबो केस है। और माबो एक बंदा था जिसने मेरियम पीपल के लिए फ़ाइट करी थी, लीडर था वो, प्रोटेस्ट लीडर, ये रिकग्नाइज करने के लिए कि एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड वो थे जो लोग ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले आए थे। ठीक। तो उसके बारे में बहुत सारी केसेस चल रही थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फैसला ये करा था कि वो ट्रेडिशनल वे में अपना लैंड एंजॉय कर सकते हैं,
उनके पास पोजेशन है, अपनी कस्टम्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लैंड राइट्स नहीं होंगे। अगर कोई माइनिंग एक्टिविटीज़ या फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसको हम पैस्टोरल लीसेस भी बोलते हैं, अगर वो करना चाहेंगे और लोग, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी। अच्छा, तो एंड में क्या हुआ कि एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं सोल्यूशन सॉल्व, वहीं पे आके अटक गए ना। एबरिजिनल पीपल को अपने राइट्स जो चाहिए थे वो मिले, तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो अब जैसे एक नया केस आ रहा है कि हम रेफरेंडम करेंगे एक एडवाइजरी ग्रुप बनाने के लिए पार्लियामेंट में, फर्स्ट नेशन पीपल को वॉइस देने के लिए। ठीक। तो मैं एक डिस्कशन करना चाहूँगी कि वो कितना अफेक्टिव होएगा हमारे सोसाइटी में। एक एडवाइजरी ग्रुप बनाना, क्या वो असली में वॉइस रिप्रेजेंट कर पाएगा एबरिजिनल लोगों की, या फिर सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है गवर्नमेंट ने जो पास करा है? नंदिनी जी, मुझे तो ये लगता है ये टेम्पररी सॉल्यूशन सही लगता है। जब तक कि ऐसा नहीं होगा, ग्रास रूट से लेकर उत्थान की बात नहीं होगी, सिंसेरिटी नहीं होगी उसमें, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि होता यह है कि जो वाइट पीपल और एबॉर्जिनी पीपल में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, वो ट्रस्ट नहीं बचा है उतना। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अभी उसमें मुझे पर्सनली लगता है कि कमी है। उसको और ट्रस्ट वर्दी करने की ज़रूरत है, और जब तक वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल है। नंदिनी जी, इफ़ आई कैन आस्क यू, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस वॉइस के अगेंस्ट में एबरिजिनल लोग भी, हमारे फर्स्ट नेशन के जो लोग हैं वो भी हैं। मैंने प्रोग्राम पे बोला था, मैं जब 26 जनवरी पे प्रोटेस्ट हो रहा था सेंट्रल पे, अच्छा, तो वहाँ पे हज़ारों लोग थे, उसमें काफ़ी फर्स्ट नेशन के लोग थे जो इसके अगेंस्ट में थे। और मुझे इस चीज़ का और दुख हुआ कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी काफ़ी, मुझे पहली बार मालूम पड़ा वहाँ पे क्या पूरा उनका लग रहा था, काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें घुस गए। और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो वॉइस है वो गिमिक है, जैसे कि आपने बोला था कि और इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2-3 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक कंट्री, किसी अफ्रीका के कंट्री को ले लो, उनके पास तो सारा राइट है, सब कुछ वो जो चाहें करना चाहें, लेकिन आज वो गरीब क्यों है? एक मेरा प्रश्न है, मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जब सबका है ही ऑस्ट्रेलिया, तुम क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। बिल्कुल। तीसरा ये पॉइंट है कि क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम पास्ट को कुरेदते रहेंगे, उसी घाव पे नमक छिड़कते रहेंगे, तो हम एक अच्छा समय जो है उसको हम बर्बाद करने वाले हैं। ये मुझे लगता है। कैसे हम आज को सुंदर बनाएं और आज से भविष्य को सुंदर बनाएं, ये इस तरीके से मैं बात को सोचता हूँ। हाँ जी, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत एग्री करती हूँ, लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है जो मुझे लगता है अभी एड्रेस नहीं हुए हैं। आपने कहा कि हम पास्ट के ऊपर क्यों अटके रहे हैं, फ्यूचर को देखें, उसको ज़्यादा सुंदर बनाएं। लेकिन अगर हम पास्ट को नहीं देखेंगे, हम अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे? जो उनके लैंड राइट्स हमें छीने गए थे, वो उनका था लैंड। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आए, ले गए वो लैंड। और ऐसा नहीं है कि अभी इस सोसाइटी, इस करंट जनरेशन में भी एबरिजिनल लोग को फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है। तो कि अगर हम एबरिजिनल इंकार्सनेशन रेट्स देखें, स्पेशली डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी के, और एबरिजिनल लोगों को जेल में 50% ज़्यादा हायर चांसेस हैं उनको जेल में डालने के। यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है इन अ वेरी हिडन वे, इतने सस्पिशियस वे में इनजस्टिस हो रहा है। तो अगर हम बस उसको ऐसे कारपेट के नीचे उस मैटर को डाल दें, तो जो आपने बिल्कुल स्टैटिस्टिकली, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ी शर्म की बात होती है जब यूएन वगैरह में जब होता है कि देखो तुम्हारे यहाँ कितने, चाइना भी हमें चिपकाता कि देखो तुम्हारे यहाँ एबरिजिनल। यूएन जब ये पहले मैंने जो माबो का केस बोला था, तो कि उसके लिए एक एक्ट पास करना था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को सस्पेंड करा गया था
ये नेटिव टाइटल अमेंडमेंट के लिए पास करने को, जिसमें उनको पूरा राइट भी नहीं मिला था। तो उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को उन्होंने बिल्कुल सस्पेंड कर लिया था। और यूएन ने भी ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया दिस वेंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियाज ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस। तो यूएन इंटरनेशनली भी ये रिकग्नाइज हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गिविंग मच अटेंशन टू इट्स फर्स्ट नेशंस पीपल, एब्रिजिनल पीपल, वो कम्युनिटीज़ जो पहले सेटल हुई थी। सो आई थिंक विद द होल, अगर हम वापस रेफरेंडम के बारे में जाएं, एब्रिजिनल पीपल शुरू से ही अपनी वॉइसेस सुना रहे हैं लॉबी ग्रुप्स के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, लेकिन अगर उससे ही काम चल जाता तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया वुड हैव अचीव्ड सो मच। सॉल्यूशन, ये वॉइस क्या करने वाला है? पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ये वॉइस का जब रेफरेंडम आता है, मान लो क्वेश्चन केवल यस और नो होता है, तो क्या मिलेगा, क्या होगा इससे? तो इस वॉइस से क्या होएगा कि बेसिकली पार्लियामेंट में एक एडवाइजरी ग्रुप बनेगा, दोनों जेंडर्स का होएगा, ताकि गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को जब भी कोई लॉ आए उनके ऊपर एडवाइस कर सकें कि एब्रिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फर्स्ट नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उस एडवाइजरी ग्रुप में अबॉर्जिनीज होंगे क्या? हाँ, वही है, उन्हीं की वॉइस है। उन्हीं की वॉइस है, इसलिए वो पर्पस है पूरा एब्रिजिनल ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल क्या है कि अगर वॉइस से काम चल जाता तो फिर ये तो बहुत सालों से करता है, इतने सारे लॉबी ग्रुप्स हुए हैं, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये एडवाइजरी ग्रुप मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी सा सोल्यूशन है, एक बैंडेड सी लगा दी उन्होंने इस मुझे ये लगता है नंदिनी जी कि ये थोड़ा सा एक स्टेप है, मे बी हाफ ए स्टेप आप, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे केविन रड ने सॉरी बोला था पहली बार, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, पिछले करीब 1 साल से हर मीटिंग के शुरू में बोला जाता है कि इट इज़ एबॉरिजिनल लैंड एंड विल रिमेन सो। अच्छा, तो लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी इससे ये लगता है कि शायद थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बहुत स्लोली, लेकिन ये है कि शायद लोगों की समझ में आ रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, इसीलिए एडवाइजरी ग्रुप बनाया। लेट अस होप कि कुछ अच्छा होगा। हमारी अमता जी कह रही हैं, उन्होंने, अमता गुप्ता जी ने उस पर डाला है हमारे व्हाट्सएप्स के ग्रुप पे, वो कह रही हैं कि वेरी ट्रू, आई एग्री विद नंदिनी, वी नीड टू लर्न फ्रॉम पास्ट एंड इम्प्रूव द फ्यूचर। एब्रिजिनीज आर स्टिल बीइंग एक्सप्लॉइटेड, इट कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कारपेट। ब्रिटिशर्स केम टू ऑस्ट्रेलिया and wiped out 90% of Aborigines. हाँ, और ऊपर से एक पूरा फेज भी हुआ था स्टोलन जनरेशन के ऊपर, जहाँ पर वो बच्चे चुराए गए थे एब्रिजिनल्स के बारे में। मुझे ये नहीं पता कि हमारी इंडियन सोसाइटी को कितनी नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उन्होंने, 1 मिनट रुकिए, ऐसा है कि हम होली का मौसम है, हम एक गीत और सुना देते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम श्रोताओं को रिमाइंड कर दें कि हमारी पहेली जारी है और आपको बताना है कि जो गीत हमने सुनाया था उसको किसने लिखा है। और हम करीब 10:45 पर इसका अनाउंस करेंगे श्रोताओं, तो 10:45 तक सब लोग अपना अपना दें। काफ़ी लोगों के जवाब आए हैं, कुछ 1-2 गलत भी हैं, तो मैं हिंट कर रहा हूँ, तो नहीं, गलत भी होंगे, सही भी होंगे, तो अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। और ये है कि गाना था आज ना छोड़ेंगे, और फिल्म थी कटी पतंग। तो आप चाहे तो अगर कोशिश करें तो आपको जरूर पता लग सकता है कि। और मैं एक हिंट कर दूं कि भाई एक आंसर आया है AR रहमान, वो आंसर सही नहीं है। ठीक, अच्छा, तो ऐसा है कि हम एक गीत और सुना देते हैं। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। खेलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, खेलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया। पूछे है तो सारी कुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा।
के लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया बेबी बड़ी भोली है बेबी की रंग दी चोली है अंग्रेजी में खट पिट में डमरी बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसी नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा रामा रामा गजब हो गया तरसी नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के रे तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया तो नंदिनी जी आप एक प्रदीप जी सॉरी प्रोग्राम को जो हमारे उपाध्याय जी ने पूछा है कि क्रूज का टिकट खरीदने के लिए क्या करना होगा, ये तो हमने बताया नहीं। प्रदीप जी तो गड़बड़ हो गया। अच्छा गड़बड़ नहीं हो गया, हम इसे ठीक कर देते हैं। हमें क्रूज का टिकट खरीदने के लिए आप प्रीमियर टिकट्स पर जा सकते हैं और हमने वैसे उसका जो फ्लायर है वो पोस्ट किया था दर्पण के जो फोरम है उस पर, लेकिन तो हम थोड़ा स्पेल कर देते हैं उसको और वाइडली सर्कुलेट नहीं। आप प्रीमियर टिकट्स पर जाकर उस पर लिखिए दर्पण हार्बर क्रूज, आपको मिल जाएगा। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो। आप शेयर कर दीजिए और हम उसमें देने वाले हैं 2 टिकट, एक टिकट एक आदमी को और दूसरे पर्सन को, क्योंकि मैं एक्चुअली आदमी अब इसमें क्या होगा कि हम कह गया तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है जी। तो एक तो श्रोताओं अभी मैंने पोस्ट करा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो प्रीमियर अगर किसी को टाइप करना है तो www.premier tickets tickets.co उस पर जा सकते हैं एंड उसमें आपको हमारा मिल जाएगा हार्बर क्रूज करके। अगर आप देखेंगे तो आप उसमें जाइए और हमें फीडबैक भी दीजिए। जो टिकट अभी कोई बुक करता है तो हमें फीडबैक दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो ठीक है यतीन्द्र जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और सुनते हैं नंदिनी जी से। नंदिनी जी आप कुछ कह रही थी पहले। हाँ जी, तो मैं बस थोड़ा रैप अप करना चाहूँगी। वो स्टोलन जनरेशन के बारे में मैं कह रही थी कि जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशंस आए थे तो फिर एक पूरी एक स्टोलन जनरेशन हुई थी जिसमें एब्रिजिनल लोगों के बच्चों ले लिए थे। वो स्टोलन जनरेशन को बोलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इसके एक मैं बात बोलता हूँ कि मोरी में मेरा काफ़ी आना जाना रहता है। वहाँ पे उन्होंने, मैं तो उसको गेटो बोलूँगा, लेकिन वो बोलते हैं कि मिशन है
एक छोटा सा टाउन है मोरी, उसमें मिशन बनाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे फर्स्ट नेशन के लोग रहते हैं। वहाँ पे जो नॉन फर्स्ट नेशन के लोग हैं वो लिटरली जाते ही नहीं हैं, और अगर जाएंगे तो हो सकता है कि उनको काफ़ी भय होता है, डर के वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक भय है कि अगर कोई आता है जैसे गाड़ी लेके, तो सब देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा बच्चे को चुराने के लिए आए। अच्छा। वो खिड़की बंद कर देते हैं। अभी तक इस तरह का शक है? आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपने बोला है कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, वो वाकई बहुत बड़ी बात है। वो विश्वास नहीं है ही नहीं, वो मतलब उसका आप 0% आप में लेके चलो। कोई भी जो गोरी खाल का लोग होगा वहाँ पे जाएगा बहुत कम, अनलेस कि कई गोरी खाल के वो भी लोग हैं, काफ़ी एवरीजन लोग वो भी हैं जो जो बिल्कुल गोरे नज़र आते हैं, उनके बच्चे बिल्कुल गोरे नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ कहूँ नंदिनी जी आपसे कि हर चीज़ की ऑब्जेक्टिविटी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि जो फर्स्ट नेशन के लोग हैं उनके बच्चे हों वो हेल्दी हों। आज उनकी जो जैसे कि जो ऑस्ट्रेलियन की एवरेज मानी जाती करीब 90 साल की उम्र है उनकी आई थिंक बिटवीन 50 और 60 के बीच में है। ये गैप बहुत बहुत बड़ा है और बहुत शर्म की भी बात है, सबके लिए शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि अगर प्रायोरिटी हो तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने के लिए जो वो हर तरह से देना होगा, इस तरह से कि पहले तो उनका इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, और ये जो हैंड आउट देना बंद करना चाहिए और पब्स को उनके पास से हटाना चाहिए, क्योंकि उधर से हैंड आउट देते हैं, वो पब में जाकर सारा खर्चा कर देते हैं। आपको मालूम अभी एलिस स्प्रिंग में कितनी बड़ी समस्या चल रही है। पूरे टाउन को ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहा। अगर प्रदीप जी इसमें मैं बोलूं कि आपने बोला ना पहले पढ़ाई, एक मैंने जो इस्कॉन के लोग हैं वो हमारे उधर मुरी में आते हैं हर दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे, स्पेंड टाइम टुगेदर विद फर्स्ट नेशन पीपल। हमारे जनार्दन जी हैं जो इसको लीड करते हैं। तो मेरा ये मानना है, आई एम हैप्पी टू गेट मोर सजेशन। खाना सबसे पहली चीज़ है। अच्छा खाना शरीर में जाएगा तभी 4 बातें शुरू होंगी, वरना कुछ नहीं होने वाला है। और वो भी रूटीन में उनको कॉन्फिडेंस हो कि आज हमें शाम को खाना अच्छा खाना बिना अल्कोहल के। एक सेकंड, एक तो खाना चाहिए। दूसरा है कि जैसे ही खाना आपका होता है तो आपके जीवन में एक, तो मैंने उसका एक नाम दिया नाचना। मैं इस्कॉन के कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जो करा था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जो हिप्पी थे उनको उन्होंने हैप्पी कैसे बनाया। तो पहले उन्होंने अच्छा खाना खिलाया। तो आप ये बताइए इस्कॉन वालों को एबॉरिजिनल से मिला दीजिए ना। तो वही करा है मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो ऑलरेडी हुआ, ये 3-4 साल है जहाँ पे जनार्दन जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो एक तो खाना उनको मिले, अच्छा हेल्दी खाना मिले, टेस्टी खाना मिले। इसके बाद में अपने आप पैर चलने लगेंगे, नाचना शुरू होगा। जैसे ही नाचना हुआ आपके जीवन में एक मैं समझता हूँ कि खुशबू आना शुरू हो जाती है, जीवन मधुर होता है। उसके बाद में गाना और बजाना, ऐसे मैंने 4 कंसेप्ट को सोचा है। होपफुली मैं सोता हूँ मैं करके बोल रहा हूँ, इस भाषा की लिमिटेशन है, लेकिन हमने करा है और करने वाले हम कौन होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सब कराने वाला ऊपर है, वो सब से कराएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा नंदिनी जी, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी समस्या का समाधान होने वाला। क्योंकि आप समझो आप पूरा ऑस्ट्रेलिया आज उनको दे दो कि साहब चलो सब निकल जाएं और केवल फर्स्ट नेशन के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये जस्टिस हो गया, मान लिया। और जितने लोगों और 1000 लोगों को वो मार भी दें, चलो उससे अगर हो जाता कि भाई तुमने करा आँख का एक आँख आपने मेरी फोड़ी, आप मेरी एक आँख फोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या होगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल भी, ये मैं अम्प्लाई नहीं कर रही हूँ। हमारा ऑस्ट्रेलिया इतने आगे बढ़ चुका है कि इवन एबोरिजिनल पीपल वो रिकग्नाइज करते हैं कि अब हम इकट्ठे मिलके ऑस्ट्रेलिया को कैसे डेवलप करें। मैंने बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश नहीं करी है कि हम पूरा लैंड एबोरिजिनल्स को वापस दे दें। इकट्ठे हम मिलके कैसे चल सकते हैं, ये है। देखिए, वापस देने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब सब इस कंट्री के सिटीजन हैं तो फिर सबका इक्वल राइट है
लेकिन वही बात चल रही है कि ये वॉइस एडवाइजरी ग्रुप क्यों आ रही है, ताकि वो एबरिजिनल पीपल की वॉइस रेज कर सके, वो फर्स्ट नेशन लोगों की वॉइस रेज कर, उनके जो कंसर्न्स हैं उनकी कम्युनिटी में वो रेज कर सके, ताकि हम भी बाकी सारे ऑस्ट्रेलियंस भी रिकग्नाइज कर सके कहाँ पर इनजस्टिस हो रही है। एक्चुअली एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ श्रोताओं, मैं नहीं मानता हूँ कि केवल मेरे ही ऑब्जर्वेशन हो, कई लोग एबरिजिनल लोगों के साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं, फर्स्ट नेशन लोगों के साथ में। मोरी का मैं फिर से एक रेफरेंस देना चाहूँगा। वहाँ पे करीब छोटा सा टाउन है, पॉपुलेशन होगी करीब 13 और 15 हज़ार के बीच में, करीब 70 वहाँ पे NGOs हैं केवल जो इस काम को करते हैं, और वो सारे के सारे फर्स्ट नेशन पीपल लीड करते हैं उसको। अच्छा, आप सोचिए कि मैं समझता हूँ कि मिलियंस ऑफ डॉलर जाता है फंडिंग में, और समस्या बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। चलिए तो इस सब्जेक्ट को रैप अप करते हैं। नंदिनी जी, आपका फाइनल से। मुझे लगता है कि हैविंग कि एडवाइजरी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टेप अच्छा है, टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत लंबा रास्ता जाना होगा टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग। तो अभी ये वॉइस के अगेंस्ट में वोट करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। वॉइस स्टेप है, इट्स अ स्टेप, अच्छे के लिए ही स्टेप है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि और भी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो जैसे अच्छा नहीं, अच्छा एक चीज़ मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि अगर हम एडवाइस को हम कंपलसरी की तरीके से करेंगे तो लोगों का मानना है श्रोताओं कि फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत ही क्या। अगर आप कोई भी चीज़ फोर्स करेंगे पार्लियामेंट में तो फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होगी, ये इसका आर्गूमेंट है। तो टॉपिक तो बड़ा सीरियस हो गया। हाँ, बिल्कुल सीरियस हो गया। तो कुछ एक गाना सुनाइए होली का, जिससे कि गाना सुनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको स्पॉन्सरशिप मैसेज सुना दें। हाँ, उनके बगैर कैसे चलेगा। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स।
NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। छात्र आचरण के बीच बिगड़ते व्यवहार से निपटने में स्कूलों की मदद करने के लिए न्यू साउथ वेल्स सरकार ने एक मुख्य व्यवहार सलाहकार नियुक्त किया है। सार्वजनिक, कैथोलिक और स्वतंत्र स्कूल कक्षा में भिक्षनकारी व्यापार से तेजी से निपट रहे हैं। ये व्यवहार महामारी के बाद से बढ़ा है, जब स्कूलों को दूरस्थ शिक्षा की असंगत अवधियों को लागू करने के लिए मजबूर किया गया था। NSW की शिक्षा मंत्री सारा मिशेल का कहना है कि सलाहकार डोना क्रॉस ये सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि छात्रों के व्यवहार में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। नई भूमिका का उद्देश्य कक्षा में शिक्षकों का समर्थन करना और छात्रों के सीखने में सुधार करना है। लाइफलाइन संपर्क काफी बढ़ रहा है। लाइफलाइन को आने वाले वर्षों में सेवा से संपर्क करने वालों की संख्या में वृद्धि देखने की उम्मीद है। व्यवहार बदलने का मतलब है कि 24 घंटे का टेक्स्ट और चैट संकट समर्थन सेवा जल्द ही फोन लाइन सेवा के समान संपर्क में बड़ी वृद्धि का सामना कर सकती है। लाइफलाइन के मुख्य कार्यकारी कॉलिन सीरी ने कहा कि नए कार्यक्रम में पहले से ही हर 2 मिनट में लगभग एक संपर्क था और ये काफ़ी बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट सेवा का उपयोग करने वालों में से 42% ने अन्यथा लाइफलाइन से संपर्क नहीं किया होता, जिससे मांग को पूरा करने के लिए सेवा का विकास करना महत्वपूर्ण हो जाता है। संगठन को संघीय सरकार से अनुदान मिलने के बाद फरवरी 2022 से SMS आधारित सेवा और ऑनलाइन चैट सेवा दोनों स्थायी आधार पर उपलब्ध हो गई। सुरक्षा प्रमुखों का फोकस टिकटॉक के जोखिम पर है। संघीय सरकार ने शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों से यह निर्धारित करने का अनुरोध किया है कि लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने कहा है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अमेरिकी सरकार की नई कार्रवाइयों से अवगत है, जिसमें सभी अमेरिकी संघीय एजेंसियों को सरकारी उपकरणों से ऐप को हटाने के लिए 30 दिन का निर्देश दिया गया है। चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप के डेटा संग्रह के तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। चार्मर्स ने कहा कि सरकार को अभी तक अपने अमेरिकी समकक्षों के समान कार्रवाई करने की सलाह नहीं दी गई, लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी। कम ही लोग सोचते हैं कि दैनिक जीवन में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। नए डेटा से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या कम हो रही है जो मानते हैं कि संघीय सरकार को उनके दैनिक जीवन में भूमिका निभानी चाहिए। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं से आई है और पाया है कि संघीय सरकार में विश्वास अभी भी मौजूद था। कम लोगों ने सोचा था कि सरकार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में एक भूमिका निभानी चाहिए। जनवरी में 30,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण विश्वविद्यालय के कोविड-19 प्रभाव निगरानी सर्वेक्षण का नवीनतम हिस्सा था। अध्ययन के सह लेखक निकोलस बिरल ने कहा कि सरकार को जो भूमिकाएं निभानी चाहिए उसके लिए समर्थन कई वर्षों से गिर रहा है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूं। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। ये खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। तो श्रोताओं, सौभाग्यवश हमारे जनार्दन जी मिल गए हैं, वरना मिलते नहीं हैं। जनार्दन जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, यतिन गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। तो जनार्दन जी, मैंने आपके प्रयासों के बारे में श्रोताओं को बताया था कि आप इस्कॉन का जो एक ग्रुप जाता है उसको आप लीड कर रहे हैं मोरी में, और आपने बहुत वहाँ पे एक इम्पैक्ट करा है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप जो वहाँ के फर्स्ट नेशन के जो लोग हैं उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या आपने समझा है, और क्या हम ऐसे कर सकते हैं एज भारतीय जिससे उनकी जो मानवता की जो बातें कम से कम वो दूर हो जाएं। मैं लीगल की बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमनिटी हम क्या कर सकते हैं भारतीय, आप बताइए, और आपका प्रयास क्या है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
हरे कृष्णा श्रोताओं। थैंक यू गुप्ता जी। ये जो आप जो बोल रहे हैं, जो मोरी के जो फर्स्ट नेशन जो पीपल हैं, हम लोग के जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पीपल, तो उनके साथ जो जस्ट टू टेक यू बैक, सॉरी गुप्ता जी मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स, ठीक है? कोई नहीं, आपकी बहुत अच्छी हिंदी है, मेरे से अच्छी है। तो हम लोग ये स्टार्ट किए 2019 में, जब हम लोग का एक पहला जो ग्रुप गई थी वहाँ पे कि मोरी में क्या है देखने के लिए, और ये मौका गुप्ता जी और उनके जो टीम वो आपने ये फैसिलिटेट किया हम लोग के लिए जाने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ पे जाके जब देखे, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 20 to 25% जो लोग हैं मोरी में वो इंडिजिनस पीपल है, और उनमें से काफी बच्चे भी हैं। और वो जो हम लोग जो देखा वहाँ पे कि बहुत कुछ उनके लिए हम लोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम। हम लोग यहाँ पे जो सिडनी में रहते हैं, वी गेट लॉस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग अपना काम लेके सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को आते आते 7-8 बज जाता है, तो पूरा समय वहीं पे चला जाता है। देन वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल इन ऑस्ट्रेलिया आर लिविंग। सो वहाँ पे जब हम लोग जाके देखे कि वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड स्पेशली एक चीज देखे कि वहाँ पे द प्रॉपर जो फूड है, न्यूट्रिशन, that we thought was something which we could do as ISKCON। क्योंकि ISKCON का जो हम लोग के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, उनका मोटिव था कि in around 12 miles from the temple nobody should grow hungry। तो because hunger is so difficult, जो जब हम लोग किसी को खाना देते हैं, that is the best satisfaction anybody gets। और added to that, ISKCON is not giving just ordinary food। इसमें हम लोग भगवान को भोग लगा के उसमें आधा से 1 घंटा मंत्र जाप करते हैं, और जब भोग चढ़ाते हैं तो प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद बन जाता है then the whole effect of this prasad is transformed। जनान जी, मैं एक चाह रहा था कि अगर आप, क्योंकि हम एक वॉइस के ऊपर बात कर रहे थे कि वॉइस का जो रेफरेंडम होने वाला है 2023 में, नंदिनी जी ने उसके बारे में बोला था, तो उसके संदर्भ में अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपने क्या पाया है, उनकी क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, और क्या हम एज ए भारतीय जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन करके हम आप कह सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं जिससे कि इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड्रेस करा जाए। ये मेरा पॉइंट था। आपका प्रयास है तो उसमें कैसे और भी जो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? हाँ, तो वहाँ पे जो हम लोग मेन प्रॉब्लम्स देखा, एडिक्शन का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हंगर का प्रॉब्लम है, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन बी विद देम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग जो देखे है कि उनके पास रह के, उनको उनके बीच में रहने से वो अपनापन आ जाता है। हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर सकते, वहां पे जाकर उनके बीच में रहने से that makes a lot of difference। तो that is what we। और उनको खाने का, जैसे हम अगर खाने के ऊपर ध्यान दें, कैसे उनके हर जैसे मैंने नोटिस करा है, आपको भी कई बार हमारे के बारे में बात होती है कि अगर आज किसी को हम बोलें कि ऑस्ट्रेलिया में प्रदीप जी लोग भूखे सोते हैं, क्या आप बिलीव करोगे? ये कमाल की बात है। आज ऑस्ट्रेलिया जो भारत, जो दुनिया का मतलब शायद 2nd 3rd रिचेस्ट कंट्री होगा, बच्चों को आज ये नहीं मालूम है कि जो जिस घर में जा रहे हैं क्या वो सेफ है। पहले कभी कभी ये भी है कि उनको किस घर में जाना वो भी नहीं मालूम है। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक एनकाउंटर हुआ था कि 15 साल की लड़की अगर ये बोले कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग टू एक्सचेंज सेक्स विद बर्गर, उसको राइट समझती है। तो ये जब इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, जिसको मैं बोलूँ, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियाँ, उनकी लाइफ रूइन। मतलब आप जो समस्या जिस तरीके से हम सोचते हैं, जब आप जाओगे उनके बीच में तो मालूम पड़ेगा कि
कितना खराब हो चुका है। नहीं, बड़ा अफसोस होता है सुनकर कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश में जिसे इतना रिच माना जाता है, वहाँ पर लोग भूखे पेट सोते हैं या घर के बाहर सड़क पर सो जाते हैं, मतलब क्योंकि वो अपने घर में सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। और मेंटल स्टेटस की भी बात है, मेंटल हेल्थ, उनको ये नहीं मालूम कौन फादर है, कौन उनका अपना पिता कौन है। बट जनाल जी, जस्ट ऑन दिस पॉइंट, अगर आप कुछ हमारे श्रोताओं को कहना चाहें कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, और आपका वॉइस जो रेफरेंडम आ रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो गुप्ता जी, वही मैं बोल रहा था कि जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तो जो प्रोग्राम है, जो इस्कॉन का, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम लोग हर साल वहाँ पे जाते हैं। तो हर साल, लाइक लास्ट ईयर, हम लोग अराउंड 80 to 85 डिवोटीज वेंट, एंड एवरी ईयर वी आर गोइंग। एंड हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग भोग चढ़ा के प्रसाद खिलाते हैं, सबके घर घर जाके हम लोग प्रसाद खिलाते हैं। एंड देन वी आल्सो डिस्ट्रीब्यूट सम लिटिल गिफ्ट्स from ISKCON. So इस पे क्या है, जो we have seen that वो जो अपनापन है, उनको जो फील होता है कि भाई हाँ, कोई फैमिली मेंबर, हम लोग फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग के साथ। ये भी आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वरना वो किसी घुसने नहीं देते हैं। आज आप उनको परिवार के तरीके से आप हो गए, तो वो भी बड़ी अच्छी बात हो गई। हाँ, और यही है जो गुप्ता जी, हम लोग को बहुत करीब मानते हैं। जब हम लोग वो बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, और इस साल तो बहुत ही अच्छा हो गया कि उनके लिए जो उनका पसंदीदा खाना जो था, हम लोग का डिवोटीज के बीच में एक माता जी ने वो भी प्रिपेयर करके खिलाई। तो वो बच्चे लोग तो हम लोग के साथ पीछे पीछे आ गए, और होटल में हम लोग के जो होटल में रहे, तो श्रोताओं, जो खाना था केवल पूरी सब्जी नहीं होती है, उसमें पिज्ज़ा भी बनता है, बर्गर भी बनता है। तो मॉडर्न खाना था इस बार, मैं भी था वहाँ पे। और जनार्दन जी, आपका वॉइस के बारे में क्या विचार है? आपका इसके लिए यस करना चाहिए, नो करना चाहिए? नहीं, ये तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो अभी जो सिचुएशन है, जो सब कोई जानता नहीं है, अनलेस हम लोग वहाँ पे जाके रहे, जाके देखें। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो वॉइस का रेफरेंडम हो रहा है उसके ऊपर आपके क्या मत है? क्या हम यस बोले या नो बोले? यस बोलने में तो कोई बुराई नहीं है, यस तो ठीक ही है। आप जनार्दन जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, हमारी पहेली अभी भी जारी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो हमने गीत सुनाया था पहला वाला, आज न छोड़ेंगे करी पतंग से, उसके लेखक कौन है, उसकी लिरिक्स किसने लिखी है, आपको सिर्फ इतना बताना है। और उसके बेसिस पर हम 2 लोगों को एक टिकट देंगे अपने हार्बर क्रूज़ जो होने जा रहा है, जो $69 वर्थ है, और 2 अप्रैल को होने जा रहा है। तो इसी के साथ यतीन्द्र जी और अंदर ने यही हम थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, बहुत सीरियस सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, और उसके बारे में एक पहले वार्ता सुनते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के समय सन 1939 में फेरल उच्च फौजी अधिकारी के रूप में भारत आए थे। इसमें बर्मा सीमा पर कैंप लगा था। कैंप के सामने थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी नदी बह रही थी। फेरल कुछ उच्च फौजी अधिकारी के साथ अपने कैंप में बाहर बैठे किसी गूढ़ वार्ता में व्यस्त थे। अचानक उनकी नजर सामने बह रही नदी की तरफ गई। फेरल ने देखा एक जीर्ण शीर्ण दाढ़ी वाला व्यक्ति नदी की धार से कुछ खींचने का प्रयास कर रहा है। अपने फौजी शंकालु स्वभाव के कारण उसने असलियत जानने के लिए टेलीस्कोप से उसे देखा। नदी से स्वच्छ जल में एक युवक की लाश बहती नजर आई, जिस पर बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा था। उसकी हर हरकत को फेरल व अन्य फौजी देखते रहे थे। बूढ़े की इस हरकत पर सभी जिज्ञासु हो उठे, पर कोई कुछ नहीं बोला। फेरल टेलीस्कोप से बूढ़े की गतिविधि पर नजर जमाए बैठे रहे। थोड़े प्रयास के बाद बूढ़े ने नदी से बहते युवक की लाश को खींचकर अपने कंधे पर डाल दिया।
वह लाश उठाए मोटे पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ के करीब पहुंचकर वह मोटे तने की ओट में चला गया। फेरल को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सभी भौचक्के एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, परंतु उनके आश्चर्य का तो तब ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा पेड़ की ओर से युवक जीवित अवस्था में चलकर एक तरफ आ रहा है। फेरल ने फौरन अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस युवक को पकड़कर लाएं। सैनिकों ने फौरन आदेश का पालन किया। वे युवक को पकड़कर फेरल के सामने ले आए। सैनिकों से जकड़े युवक के चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। उसने फेरल से पूछा, तुमने मुझे क्यों पकड़वा मंगवाया है? साधारण से दिखने वाले युवक की निर्भीकता पर फेरल दंग रह गया। उन्होंने उसे डपटते हुए कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हारी इस बदतमीजी पर मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। बदतमीजी तो तुमने की है जो नाहक कि मुझे पकड़वा मंगवाया है। मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने मार्ग पर जा रहा था और तुमने मुझे अपने सैनिकों से जबरदस्ती पकड़वा लिया। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़कर मुझ पर धौंस जमा रहे हो, युवक ने निर्भीकता से कहा। फेरल अब कुछ नरम पड़े और कोमल लहजे से कहा कि मैं एक फौजी अफसर और संदेह के आधार पर किसी को भी गोली मार सकता हूँ। तुम्हारी गतिविधि संदिग्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अभी अभी हमने तुम्हारी लाश के रूप में देखा था, जिसे एक बूढ़े ने नदी से बीच निकाला था और वह बूढ़ा वहां अंतर्ध्यान हो गया। ये सब तुम मुझे स्पष्ट बताओ। मैं वही बूढ़ा हूँ। मेरी काया अति दुर्बल और क्षीण काया हो गई। मैं एक स्वस्थ युवक की काया की तलाश में था जो आज मुझे नदी में दिखाई पड़ी और मैंने इस लावारिस काया का इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी जीर्ण शीर्ण काया का परित्याग कर इस लावारिस युवक की काया में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। युवक ने फौरन ही शंका का समाधान किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उस पेड़ के पीछे जीर्ण काया मंगवा कर देख लो। युवक की बात सुनकर सब फौजी अधिकारी अवाक रह गए। फेरल ने फौरन कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वह पेड़ के पीछे पहुंचकर युवक के कथन की सत्यता परखे। कुछ सैनिक पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक वृद्ध दाढ़ी वाले की लाश वहां पड़ी है। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर वस्तु स्थिति प्रकट कर दी। सैनिकों की गिरफ्त युवक की कलाई पर ढीली पड़ गई। सभी श्रद्धा की नजर से उसे निहारने लगे। फेरल ने उस युवक से पूछा, अगर संदेह में आकर मैं तुम्हें गोली मार देता तो क्या होता? तुम्हारी सरकार नुकसान में रहती, उससे एक अच्छे अधिकारी के से हाथ धोना पड़ता। मेरा वर्तमान शरीर गोली से छलनी होने पर मेरे किसी काम का नहीं रहता और मुझे जबरन तुम्हारी काया में प्रवेश करना पड़ता और तुम्हारी आत्मा को ये शरीर खाली करना पड़ता। वहां तो अगर आप ऐसा कर सकते थे तो फिर इतने दिनों से स्वस्थ काया की तलाश में क्यों थे? आप तो किसी भी स्वस्थ शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा देने का दावा करते हैं। फेरल ने आश्चर्य प्रकट किया इसलिए कि किसी जीवित शरीर में मेरी आत्मा को प्रवेश की चेष्टा संघर्ष में होती और मेरी सबल आत्मा को सामने तुम्हारी आत्मा को हार माननी पड़ती। उसे अपना शरीर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता और इस तरह उसकी मौत हो जाती, जो मैं कतई पसंद नहीं करता। युवक की आवाज में स्वाभिमान भरा था। पर अभी तो आपने मेरे शरीर में जबरन दखल जमा लेने की बात की थी। फेरल ने फिर अपनी शंका प्रकट की। वह स्थिति दूसरी होती, क्योंकि तुम मेरी काया नष्ट करते, इसलिए तुम्हारी काया पर मैं अपलाक कब्जा कर लेता। इससे मैं अपराध नहीं समझता। हुआ भी फिर तुम्हारी दुस्साहस के लिए तुम्हें सबक भी तो मिलना भी चाहिए था, जो स्वयं दे देता। युवक की निर्भीकता बरकरार थी। फेरल ने फिर से युवक से माफी मांगी और पूछा, क्या मैं आपकी जीर्ण लाश को नदी की धार में हवाले कर सकता हूँ? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दिया है। मेरी जीर्ण मृत काया जंगल के प्राणियों का आहार के लिए काम आएगी। ये सुनकर फेरल ने महात्मा के सामने घुटने टेक दिए और धन्य है आप, आपकी मृत काया से भी आप प्राणी मात्र का उपचार
चाहते हैं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। दोस्तों, आपने अभी ये एक कहानी सुनी, कहानी नहीं बल्कि रियलिटी थी, और हमारे शास्त्र हैं उनमें इस तरह की घटनाएं बहुत सारी लिखी हुई हैं। पर काया प्रवेश की, इससे हमारे आदि शंकराचार्य ने भी ऐसा किया था। एक राजा के शरीर में वो प्रवेश कर लिया था, क्योंकि उन्हें राजा का एक्सपीरियंस का ज्ञान चाहिए था। तो मैंने इसलिए इससे सुनाया क्योंकि लोग अपनी अपनी समझ से अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं कि ये शरीर है, इसके मर जाने के बाद कुछ नहीं बचता है, और ये सब आत्मा की बात है, वो परमात्मा की बात है, सब बेकार है। अपनी अपनी समझ से सब लोग बात करते हैं। यतीन्द्र जी, आपका क्या विचार है? प्रदीप जी, एक आदमी जो सोचता है वो उसके जो भी जीवन के अनुभव होते हैं और जितनी जानकारी उसने रिसर्च करी है, जितने लोगों से बैठ के सीखा है, वहीं से होता है। इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, चार बातें वेस्ट वाला तो मानेगा नहीं, अभी भी कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, जब तक कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता। इस तरीके का उनका एक रहता है। लेकिन हाँ, ऐसे हुआ है। अगर आप भी आज किसी न जाने कितने, वैसे थोड़ा सटल वे में बात को कहना चाह रहा हूँ कि एक कभी कभी न जाने कितने यंग आपको मिलेंगे जो बुजुर्गों की तरीके से बिहेव करते हैं। हाँ। शायद उसका पूरा आंसर नहीं, लेकिन वो काफ़ी ऐसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो काफ़ी यंग तरीके से करते हैं। तो नहीं, हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जन्म जन्मांतर का चक्कर है। आप अपने एक्सपीरियंसेस गैदर करके उन्हें अगले जन्म में ले जाते हैं। तो इसीलिए कुछ बच्चे काफ़ी मैच्योर दिखाई देते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कुछ तो वो 3 साल की एज में ही गीता सुनाने लगते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत सारे हैं। हाँ, हनुमान चालीसा सुनाने लगते हैं। और ये है, तो इससे मुझे तो ये लगता है कि ये आत्मा और परमात्मा की बात है। जो शरीर को हम कपड़े की तरीके से बात करते हैं कि वस्त्र है, वस्त्र पुराना हो गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बोला है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और बातचीत शुरू की जाए नंदिनी जी के दूसरे सब्जेक्ट पर। हाँ जी, थैंक यू। अब मेरा दूसरा टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज। तो बस मैं एक केस शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं क्लास में कर रही थी। तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा अगर औरों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये ना एक 2000 में केस हुआ था। एक डॉक्टर था, डॉक्टर मैकबेन, ठीक है, और उसने क्या करा था, उसकी विश थी कि वो IVF सर्विसेज प्रोवाइड करे एक अपने पेशेंट को, जो एक सिंगल मदर थी। IVF सर्विसेज अगर नहीं पता तो वो बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज में आते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल वे फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो एक सिंगल मदर को ये IVF सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे। ये विक्टोरिया में केस हुआ था, बाय द वे। तो विक्टोरिया का गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास करी थी जहाँ पर सिर्फ जो मैरिड वुमेन है सिर्फ उनको अलाउड है अच्छा इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो ये केस चला था जहाँ पर विक्टोरियन गवर्नमेंट वर्सेस इस डॉक्टर को। तो फिर एक फेडरल लॉ था जो हमारे ऑस्ट्रेलिया लॉ में है कि आप ना मैरिटल स्टेटस पे किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, चाहे वो सिंगल हो मैरिड हो, उसके ऊपर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके। और तो कि वो फेडरल लॉ था, उसने जो स्टेट लॉ था ऑब्वियसली उसको पास कर दिया था। तो एंड में वो द डॉक्टर वाज एबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस। तो ये केस हुआ था, लेकिन इस केस ने ना बहुत इशू और कंट्रोवर्सी अराइज करी थी हमारे लॉ में, जनरल में। तो कि ऐसे भी अब
बहुत सारे लॉ थे उस टाइम पे कि जो डिस्क्रिमिनेट करते थे मैरिटल स्टेटस पे, ठीक है। तो एक इशू रेज हुआ था कि डज अ चाइल्ड हैव अ राइट टू बी बोर्न इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर एंड अ फादर। तो वो एक इशू है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो कि इससे मुझे ये पता लगा है कि सपोज़ अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, डज दैट मीन कि उनकी चाइल्ड के पास उनके पास कोई राइट नहीं अपने चाइल्ड के ऊपर? वेरी गुड, बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगी कि आप नंदिनी जी, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि यू विल मेक अ वेरी गुड लॉयर। अच्छा, दूसरी बात ये है आपने जो पॉइंट पकड़ा है ये बहुत ही शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये है कि इसको यस और नो कहने में बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से केस बाय केस बेसिस पर इसका डिसीजन होना चाहिए, मे बी बाय कमेटी। तो हम वही एक्चुअली कमेटी आपने सही बोला है। तो कि उस टाइम पे जो कैथोलिक चर्च थी ना, उन्होंने तो यही आर्ग्यू करा था कि नहीं, हर चाइल्ड का राइट है कि वो इस फैमिली में बॉर्न हुए जिसमें एक माँ भी है एक पिताजी भी है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ ये नहीं पॉसिबल है। अगर पार्टनर सपोज मर गया या फिर कोई और इंस्टेंस हो तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपके ओपिनियन सुनना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, एक चाइल्ड का राइट होना चाहिए कि वो एक फैमिली में बॉर्न हुए जिसमें एक माँ भी है और एक पिताजी भी है? मुझे तो लगता है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो उससे मेरे ख्याल से सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब यहाँ पर LGBTQ की बात होती है और उनके राइट्स की बात होती है। मेरी समझ में आता है कि अगर किसी का ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि भाई भगवान ने आदमी और औरत को बनाया है, उन्हीं की जोड़ी सही है, बाकी जोड़ियां मेरी समझ में नहीं आता है। अब मेरे विचार को आप कंजर्वेटिव मान सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या करना है ये उनका। श्रोताओं, आपका इसमें क्या विचार है हमें लिखिएगा। आप हमें फ़ोन पे भी अगर आना चाहें, अपनी बात कहना चाहें तो हम आपको अभी फ़ोन पे भी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 0421590791। इसमें एक बात है जिसका नाम है साइंस। जो विज्ञान है, जैसे जैसे विज्ञान की आविष्कार बढ़ते चले जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें लगता है कि जो पुराने हमने जो कानून बनाए थे, जो रिचुअल बनाए थे प्रदीप जी, वो समय के बहाव में बह गए। बिल्कुल ठीक। आपको इस चीज़ को मानना ही, हर चीज़ बदल रही है। अब आप मुझे बताइए कि जो नंदिनी जी ने जो एक बात बोली कि अगर एक पार्टनर नहीं रहता है, अब बच्चा वो क्या करेगा? इसका मतलब उसका सही वो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स से अब वो बच्चा ही छीन लेंगे। अब आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं संभव है। फिर अब दूसरा क्या है कि जो IVF है वो नई साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप पहले कोई चीज़ संभव ही नहीं थी, तो उसकी वजह से वो समाज में एक लॉ बना। जो लोग फिजिकली केपेबल नहीं होते, प्रेग्नेंट होने के चांसेस ही नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें अलाउ करा है। लेकिन उसको लिमिट करना कि सिर्फ मैरिड वुमेन उसको एक्सेस कर सकते हैं, मुझे लगता है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। नंदिनी जी, आपसे एक सवाल पूछना है। अभी वैसे तो टेस्ट ट्यूब की बात हुई है, टेस्ट ट्यूब की एक भेड़ बनाई गई थी, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की भी बात होती है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए ना मदर की ज़रूरत होती है ना फादर की ज़रूरत होती है, DNA से भी बनाया जा सकता है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? इस तरह की साइंस को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और उस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो होंगे नहीं। तो तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। अच्छा, तो समाज को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि तो जो यतीम बच्चे हैं, इसके लिए एडॉप्शन का है। अब आप जैसे हमारे एप्पल के जो CEO थे, एप्पल के जो मालिक थे, तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि
जो अडॉप्शन का है पहले से चला आ रहा है। न जाने कितने लोग हैं जो अपने घर में बच्चों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, श्रोताओं बताइए अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, तो जो बच्चा होता है वो भगवान ने दिया होता है। अगर आप भगवान में उस तरीके से बिलीव करते हैं तो वो बच्चा आपके द्वारा आया है, आप उसको ओन नहीं करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, राइट नहीं है आपके बच्चे के ऊपर। बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तब है जब आप निभा सको। अगर मान लो कोई नहीं निभा पाएगा तो इसलिए होता है कि चलो अब जैसे भारत में कई लोग बच्चे करते हैं और जो पूरा परिवार है वो संभालता है, लाइक दादी, इस तरीके से होता है। अब किसी की दादी अम्मी वो नहीं है तो फिर वो चाइल्ड केयर में जाते हैं, तो पूरा सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है, चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और हम गीत नहीं सुना काफ़ी देर से हमने एक होली का। एक मैसेज है इसमें। अभिषेक जी पूछ रहे हैं हाउ IVF इज डिफरेंट फ्रॉम रामायण वेयर राम नॉर्थ वाज बाय ए फ्रूट। अच्छा, जो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या राम नॉर्थ। चलिए कोई बात नहीं, इसी बीच हम एक गीत सुना देते हैं। जी जी हाँ। उसके और हमारी ऋचा जी फिजी में है। हाँ, वहाँ पे साइक्लोन आया है। तो ऋचा जी अगर आप सुन रही, मैं आपको फ़ोन करूं और आपसे ज़रा वार्ता करूं कि फिजी में कैसा वहाँ पे जो सूरज निकलता है ऐसे निकलता है क्या? चलिए इस गाने के बाद ये आप कर लीजिएगा जी, और हम इस गीत को सुनाते हैं फिर। तो श्रोताओं अभी भी पहली बाकी है, तो 10:45 पे हम अनाउंस करेंगे। काफ़ी लोगों के जवाब आए हैं और मैं चाहता हूँ और भी लोग पार्टिसिपेट करें और फिर उसके बाद में हम 2 विजेताओं का नाम घोषित करें। और अभी हमने शेयर करा है प्रीमियर टिकट का ब्रोशर, तो आप उस पर जाके जिससे कि आप टिकट अपने बुक कर सकते हैं। अच्छा भूपेंद्र जी आप इधर आएंगे? यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खट पिट मैडम री बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया। के देखे झुमके लगा दे 4 ठुमके, छोरे नाचे जम के रे। तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया।
मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, कई लोगों का IVF के ऊपर में आया है। एक हमारे अभिषेक जी कहते हैं कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो फल के द्वारा हुआ था, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी की बात है। धन्यवाद अभिषेक जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए भी। जो ये सब नंदिनी जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये सब जो ये जो बातें आती हैं, चैलेंजिंग होता है, कभी कभी समाज और धार्मिक लोग आ जाते हैं बीच में, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ये क्रिएट करती है, और वो है कि समय के साथ में बदलने वाली बात। एक ज़माना था कि लोग उड़ नहीं पाते थे, एरोप्लेन नहीं थे, समाज में व्यवस्था अलग होती थी, फिर एरोप्लेन आ गए, अभी इंटरनेट आ गया, फ़ोन आ गया, हर चीज़ उससे बदलती चली जा रही है। अब एज एन अकाउंटेंट पहले हम फिजिकल साइन कराते थे, आज डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अब उसमें हमें लॉ बदलना ही पड़ता है। तो IVF को भी मैं उसी कैटेगरी में रखता हूँ। और अगेन श्रोताओं, आप बताइए कि जो बच्चा होता है वो आपके द्वारा आता है, ना कि आप उसको ओन करते हैं। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? या व्हाट डू यू थिंक नंदिनी जी? अंकल, वो सही बात है, मैं आपके बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है, हमारी सोसाइटी अडेप्ट कर रही है, हमारे मॉरल्स और बिलीफ्स भी उससे शेप हो रहे हैं। पहले हम बहुत पहले अलग मॉरल बिलीफ्स थे तो कि हमारी सोसाइटी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे ही नहीं। अब तो कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, पीपल एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और व्यूज़ को, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली सही है। लेकिन अगर मैं, जो हमारा डिस्कशन टॉपिक था कि शुड अ चाइल्ड हैव अ राइट टू बी बोर्न इन अ फैमिली जिसमें दोनों माँ भी हो, पिताजी भी हो, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगी। तो कि हमने पहले एक और ओपिनियन सुनी थी, अब मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि जेंडर या मैरिड स्टेटस से कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर एक पेरेंट केयर प्रोवाइड कर सकता है, अफेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरे ख्याल से कि वो मैटर ही नहीं करता कि पेरेंट्स का जेंडर क्या है, मैरिड स्टेटस क्या है, अगर पेरेंट्स अपने चाइल्ड को उसी सेम वे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए। और जो फिर से बात आ जाती कि अब आपको ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट पे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर रॉन्ग भी होगा तो ज़्यादा नहीं, 50-60% लोग तो शादी करते नहीं, वैसे ही रहते। तो अब शादी का क्या मतलब हुआ? मैरिड कपल का अभी तो यहाँ पे तो लॉ है, यहाँ पे तो लिविंग टुगेदर इस तरीके से, तो ये तो अब शादी का तो वो खत्म, उसको हम डिफैक्टो रिलेशनशिप बोलते हैं, वो हमारे लॉ ने भी रिकॉग्नाइज करा है आजकल। तो वो तो शादी का कोई उसका तात्पर्य खत्म हो गया है। श्रोताओं अपने इसके बारे में आपके क्या विचार हैं बताइएगा। लेकिन हम आपको सरप्राइज करते हैं, हम ऋचा जी को फिजी से जोड़ रहे हैं। ऋचा जी, आपके शहर सिडनी में आपका स्वागत है। जी हाँ, सभी को फिजी से बुला जो कि फिजियन लैंग्वेज में हेलो को कहते हैं। तो यतिन जी, प्रदीप जी और नंदिनी और सभी सिडनी के श्रोताओं को बोला आपको भी। उसके रिस्पांस में क्या बोलूं मैं भी बोला आई थिंक यहाँ पे जैसे हम नमस्ते नमस्ते करते हैं वैसे बुला बोलते हैं। अच्छा जी। तो आपका तो ट्रिप कैसा चला? क्योंकि वहाँ तो मैंने सुना है कि थोड़ा साइक्लोन वगैरह का चक्कर हो गया। जी, और आज हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि भाई रूम में बैठे हैं और इतने पैसे खर्च करके फिजी हॉलीडे मनाने आए और पता चला साइक्लोन से कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। लेकिन दर्पण हिंदी रेडियो ने बिल्कुल जान ला दी और ऐसा लग रहा है कि हम सिडनी पहुंच गए और जो होली हम मिस करेंगे
क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ हम फ्रेंड की बेटी की शादी में आए हुए हैं। अच्छा। जी तो ऐसा लग रहा था कि होली इस बार मिस हो जाएगी सिडनी की, लेकिन दर्पण रेडियो ने जो है बिल्कुल होली का माहौल क्रिएट कर दिया है रेडियो के माध्यम से। तो ये तो अच्छी बात होगी, लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ पर शादी मतलब साइक्लोन से इतना तो खराब नहीं हुआ है, ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, आई थिंक ये हल्का सा ये प्रभाव दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो देख के बहुत ज्यादा यही लग रहा है कि बिल्कुल समुंदर में जो उफान है और जो पेड़ बिल्कुल झुके जा रहे हैं, और ऐसा तूफान मैंने तो नहीं देखा, लेकिन शायद इससे भी बुरा होता होगा। क्योंकि ये ट्रॉपिकल आइलैंड है, आपको जैसा पता है। जी और कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा है, बस ये है कि उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पे सब वाटर एक्टिविटी या बाहर निकलना बंद कर दिया है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं, आपका ये IVF के बारे में क्या विचार है? जी हाँ, मुझे नंदिनी जी के पहली बात तो उनके विचार, और बहुत निर्भीकता से वो बोल रही हैं सभी विषयों पर, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। उनके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं दोनों लोगों से ही सहमत हूँ, प्रदीप जी और आप जैसा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को माता पिता मिलने चाहिए, लेकिन साथ में नंदिनी जी की बात से भी सहमत हूँ कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी की इच्छा है कि भाई बच्चा हो, और अगर वो सक्षम है बच्चे को पालने में, तो मुझे लगता है कि IVF जो है एक गुड ऑप्शन है, और उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बच्चा कर सकें और बच्चे को पाल सकें। तो एक जैसे बात है कि जो बच्चा होता है वो आपके द्वारा आया है, ना कि आप उसको ओन करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बच्चा आप ओन नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो आपका बच्चा है। हाँ, वो आपके, जैसे कि नंदिनी जी ने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है, लेकिन अधिकार नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से अधिकार तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका अंश है। नहीं, अधिकार नहीं, फिर से मैं बात को बोलता हूँ, कल को आप मान लो कुछ हो जाता है जी, मान लो माँ बाप दोनों को कुछ एक साथ हो जाता है जी, तो समाज, वो बच्चा हमारा सबका है। वो फिर से वही बात आ जाती है कि बच्चा आपके द्वारा आया है। आप जैसे ही बच्चे को ओन करना शुरू कर देती हैं, वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। उसकी अपनी परिभाषा है, उसका अपना देखने का नजरिया है, वो चार चीज़ों को समझना चाहता है या समझना चाहती है, वो अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहती है या जीना चाहता है। आपके अपने विचार हो सकते हैं। वो आप, हाँ नहीं, वो तो आप अपनी अभिलाषाएं या अपनी जो है सोच को उसके ऊपर थोप रहे हैं ना, बच्चे के ऊपर, तो वो नहीं होना चाहिए। बच्चा भी एक छोटा मनुष्य है, तो जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति आती है, उसको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने आप से निर्णय करे कि वो क्या करना चाहता है या किस तरह से जो है आगे बढ़ना चाहता है। तो वो तो एक मानसिकता की बात हो गई जी। अधिकार की बात नहीं। चलिए कोई नहीं, एक आपको शादी के ऊपर एक गाना सुनवाते हैं। जरूर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और नंदिनी जी आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो से। जी, थैंक यू। और आप वापस आइए, फिर आपके साथ में होली फिर करेंगे दोबारा से। थैंक यू। बिल्कुल, और फीजी डायरी हम प्रस्तुत करेंगे। जी, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा आपका अनुभव सुन के। थैंक यू। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली।
बन के भंवरा अब बाग में, कलियों के पीछे नहीं भागूंगा मैं, शाम सवेरे बस आज से गलियों में अब नहीं झांकूंगा मैं। नैनों की खिड़की मैंने बंद कर ली, हाँ बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। और श्रोताओं, अभी भी 3 मिनट बाकी हैं आपको आंसर देने में कि जो गाना हमने बजाया था उसके संगीतकार कौन है। मेरी नजरों ने हुस्न की, मेरी नजरों ने हुस्न की, नाजुक पहाड़ों को छू लिया, नाज है मुझको तकदीर पर, मैंने सितारों को छू लिया। मैंने तो किस्मत बुलंद कर ली, बुलंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, और दी चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। आहा, शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. आप श्रोताओं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं, तो नंदिनी जी आप देखिए कि आप कौन कौन से मैसेज हमारे श्रोताओं को आए हैं और आप शेयर करिए हमारे रेडियो पे। हाँ जी, तो एक प्रदीप जी का मैसेज आया कि इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन IVF, सो थैंक यू प्रदीप जी। एक प्रेम जी का भी टॉपिक आया कि डियर प्रदीप जी एंड गुप्ता जी, वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्राम. Nandini Bidya is amazing in her presentation. Nandini ji, go on contribution as it will lead you to achieve your goal in life. Thank you for this comment, Prem ji. एक हेमलता जी का भी ओपिनियन आया कि उनका ओपिनियन मानना है कि for a child need mom and dad. तो अभी हम जब वापस इस टॉपिक पे आएंगे तो हम थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं. एक शैला जी का भी कमेंट आया है कि थैंक्स फॉर द प्रेजेंटिंग द IVF इंफॉर्मेशन. It's an excellent alternative irrespective to the de facto married parents or any technological advancement. For a human child, nothing can replace loving parents and a family. Thank you. इन सब comments के लिए हम thank you बोलते हैं और हम इस topic के बारे में थोड़ा सा और discuss कर सकते हैं. अभी हम हमारे जो प्रतिभा जी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कि हमने आपको बोला था कि 10:45 पे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं. उसमें से सही जवाब देने वालों में हैं, तो सही जवाब है आनंद बख्शी, और सही जवाब देने वालों में हैं नरेंद्र जी, हेमंत जी, संजय अग्निहोत्री जी, अमता गुप्ता जी, ललित खन्ना जी, अभिषेक निर्वाणिया जी और गिरधर जी, गिरधर जी. आप सब और एक दो संभव गलत भी आए हैं आंसर, तो उनको हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं. और इसमें से नंदिनी जी ने जो चूज़ करे हैं वो 2 लोगों के नाम चूज़ करे हैं.
एक हैं ललित खन्ना जी। ललित जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप एक टिकट जीते हैं। और दूसरा है हेमंत जी, 2 टिकट आप तक ये टिकट पहुंच जाएंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे। और श्रोताओं, जो लोग ओपिनियन और दे रहे थे, तो राजेश पांडे जी ने बोला है कि अच्छे होली के सॉन्ग, अति सुंदर कार्यक्रम। ऋचा जी से हमारी बात हो चुकी है। तो ऋचा श्रीवास्तव भी का और आया है। और देखिए नंदिनी जी, कोई और हमारा मैसेज जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। तो श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने स्पॉन्सर का संदेश सुनते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। दीप उपाध्याय जी, वादा तो हमने निभाया। बिल्कुल, क्या बात है। तो उपाध्याय जी, आप बताइए कि आपके विचार क्या हैं आईवीएफ के बारे में। चलिए, आईवीएफ के बारे में तो बात करेंगे। एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो फिर मैंने, हालांकि मुझे आज स्टूडियो में होना चाहिए था, लेकिन मैं भी ऋचा जी की तरह कल फिजी के लिए निकल रहा हूँ और जिस विभाग की बात ऋचा जी कर रही थी वहाँ पर मुझे भी शामिल होना है। तो फिजी का जो है आनंद मैं भी कल से लेना शुरू करूंगा। क्या बात है, सारे लोग फिजी में जाएंगे तो सिडनी में फिर कौन होगा, खाली हो जाएगा। अरे सर, 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं। तो एक्चुअली उसी व्यस्तता के चलते मैं प्रदीप जी से मैंने क्षमा मांगी थी कि मैं आज के कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यदि मुझे मालूम होता है कि नंदिनी जी इतना रोचक विषय लेकर आ रही है तो मैं कुछ ना कुछ समय निकाल कर पहुंचता, मगर मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो फोन पर ही बात कर लेते हैं। जी। तो पहले तो सर पहेली की बात करने, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर पहेली थी और आसान भी थी। और ये एक्चुअली कटी पतंग पिक्चर का गाना था और इसमें आर डी बर्मन का संगीत था और जैसा बताया कि आनंद बख्शी का जो था इसमें गीतकार थे इसके। और ये राजेश खन्ना की बहुत सुपरहिट पिक्चरों में, राजेश खन्ना का यदि ये एक रिकॉर्ड है, 17 या 18 उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी थी आने के बाद, 18 आराधना से शुरू करके। तो कटी पतंग उसी दौर का एक हिस्सा थी और इन तीनों की जोड़ी आर डी बर्मन, आनंद बख्शी और राजेश खन्ना की उस समय जो थी सफलता की गारंटी मानी जाती थी। और यह पिक्चर मुझे विशेष रूप से इसलिए भी पसंद है कि इसकी शूटिंग जो है वो नैनीताल में हुई थी। अच्छा। जो कि मेरी ससुराल हुआ करती है। अरे वाह, क्या बात है, ससुराल की याद दिला दी आज आपको। धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे पुरानी यादों में आप ले गए। और ससुराल की याद है, ये पुरानी नहीं। ससुराल की याद हमेशा ताजी होती है, मैंने जो सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, हम और मेरी पत्नी हम दोनों भी साथ बैठ के गाना सुन रहे थे तो वही स्मृतियां जो थी हमारी थी। तो चलिए, आईवीएफ जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ असहमत हैं।
इस पर मेरा मानना ये है कि एक देखिए कि समाज में एक परिवर्तन एक जो है नियम है, शाश्वत नियम है ये, और समाज में हमेशा परिवर्तनशील रहा है। शुरू में जब आदि मानव था तो विवाह की कोई परंपरा नहीं थी, तो बच्चे जो है ऐसे ही हुआ करते थे। अब तक कोई कहे कि वो माता पिता का अधिकार है या नहीं है, तो वो उस समय जो था वो उसकी आवश्यकता समझी गई, तो फिर वैवाहिक परंपरा का आरंभ हुआ, फिर विवाह होना शुरू हुआ, फिर और विकास में और समाज में विकास हुआ। तो कितनी पिक्चरें बनी है जिसमें कि सिंगल मदर जो है वो हमारी 70s 60s की अगर पिक्चरें आप देखें तो उसमें कितनी पिक्चरों की थीम जो है वो यही रही है कि लड़के लड़की का विवाह नहीं हो पाया और बच्चा जो है वो हुआ है तो उसको कितना समाज में प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो फिर जो है आगे करके देखिए फिर सामाजिक नियम फिर कानूनन रूप से पास किया गया कि भाई भले ही सिंगल मदर हो लेकिन मदर को जो है आप वो दोषी नहीं ठहरा सकते और बच्चे के अधिकार पूरे हैं। तो ये IVF की जो बात हम कर रहे हैं उसी परंपरा की एक अगली कड़ी मैं इसको मानता हूँ, और ताकि उसके अधिकार जो है वो सुनिश्चित किए जा सके। बच्चे के विकास के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो उसका एक अधिकार भी माना जा सकता है। लेकिन यह भी सत्यता है कि कितने बच्चों के जन्म होते ही माता या पिता कई बार तो दोनों की डेथ हो जाती है, तो वो उनका अधिकार है। तो समाज और कानून जो है फिर उस बच्चे को सहारा देते हैं ताकि अपना सामान्य जीवन यापन कर सके। तो IVF में मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे, जो कानूनी नियमावली बनाई जाएगी, मुझे लगता है उसका मूल में यही धारणा होगी कि बच्चे का वेलफेयर जो है वो सुनिश्चित किया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो नंदिनी जी आप भी मुझे बताइए कि उसमें सेंटर पॉइंट है वो बच्चा है, ना कि और सब समाज की बातें, चर्च मंदिर की बातें, पुराणों में क्या लिखा वो बात की बातें। सेंटर इसमें जो पॉइंट है वो बच्चा है और उसकी वेलफेयर। एग्जैक्टली। हाँ, तो वही जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि बच्चा इज द मेन टॉपिक हियर। उसकी प्रोटेक्शन क्या है, उसको अगर राइट रिसोर्सेज राइट प्रोविजंस मिल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब अगर एक पेरेंट प्रोवाइड कर पा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो कि बच्चे की वेलफेयर। बहुत अच्छे विचार नंदिनी जी, आप जितने मैच्योर टॉपिक लेके आ रही हैं और उसमें लीगल एंगल लेके आ रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो है ना जो आपका फैन क्लब लगता है बनने वाला है, मुझे ऐसे लगता है जल्दी से। धन्यवाद प्रदीप जी आपके समय के लिए, आप प्रोग्राम पे आए। नहीं बिल्कुल, चलते चलते नंदिनी जी को भी मैं धन्यवाद। आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक हमारी युवा पीढ़ी को आप जो है रिप्रेजेंट करती हैं और इतने नवीन और क्रांतिकारी विचार आपके हैं, तो निश्चय ही भविष्य जो है उज्जवल है। जो इस तरीके की गंभीर सोच रखते हैं कि भविष्य में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को इतने अच्छे प्रकार से परखते हैं, तो ये एक निश्चय ही बहुत अच्छी चीज है। और चलते चलते प्रदीप जी यदि 30 सेकंड का समय हो तो एक नॉर्मली मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया करता हूँ, लेकिन चूंकि आज मैं स्टूडियो में नहीं था तो नहीं हो पाई। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन वगैरह को थोड़ा सा कंट्रोल में माना जा रहा है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट पिछले समय में जितनी तेजी से बढ़े हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में हम इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल मार्केट में इतनी जो उठापटक पिछले एक साल से चल रही है उसमें थोड़ी सी एक अच्छाई, एक अच्छी दिशा में उसको चलने की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह जो है पिछले 2 हफ्ते की ही समाचार, जैसे अमेरिका में जो उनकी फेड मीटिंग थी यहाँ पे भी हुआ, अभी शायद इंटरेस्ट रेट 1-2 बार और बढ़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो कुल मिला के संदेश है कि वर्स्ट इज ओवर और धीरे धीरे करके स्थितियां जो है सही मार्ग पर आनी चाहिए। तो फाइनेंस के बारे में मैं इतना ही संक्षिप्त अपडेट दे सकता हूँ। बाकी जब अगला कार्यक्रम हमारा प्रदीप जी के साथ होगा तो विस्तृत रिपोर्ट जो है हम सब करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
कहते हैं प्यार के परवाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के। सिडनी ला रहा है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली मेला आ रहा है 11 मार्च 2023 को, अगले शनिवार, next Saturday, the 11th of March 2023. We bring to you a beautiful festival of colors with color throwing, food stalls, jumping castles, face painting, book stalls, and much, much more. The best part of this program is a live concert by Grammy-nominated singer Gaura Mani. What's the venue? It's 69 Shane Park Road, Shane Park, postcode 2747. It's very close to Marsden Park in the Blacktown Council. And what's more, entry is completely free. So log on to www.hkccc.com.au and RSVP by clicking on our QR code. Another place to log on is info@hkccc.com.au, and you can also call our member Vijay Gopikesh Das at 0410076030. Please don't forget to join us and celebrate the Festival of Colors. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार